पार्ट 5। आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। अब मुझे रोहड़ी से मुल्तान जाना था। 6 घंटे का सफ़र था और 105 डाउन शालीमार एक्सप्रेस बहुत आरामदेह थी। मेरा डिब्बा एयर कंडीशन था, गर्दो गुबार बिल्कुल न था। बाहर का शोर बहुत कम था, हाँ अंदर का शोर कुछ कम न था। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये सीट मेरी है, वो सीट मेरी नहीं है, कुछ इस किस्म के मुबाहिसे जारी थे। गनीमत है कि पूरे डिब्बे में यहाँ से वहाँ तक लगे हुए टेलीविज़न खामोश थे। उनकी आवाज़ सुनने के लिए एक होनहार सा नौजवान मुसाफिरों को हेडफोन दे रहा था। वो हेडफोन देता जाता था और लिखता जाता था कि मुसाफिर कहाँ उतरेगा। पता नहीं क्यों उस वक्त टेलीविज़न पर 2 मोटे मोटे गोरे पहलवानों की कुश्ती दिखाई जा रही थी। कभी एक दूसरे का कचूमर निकालता था, ज़रा देर बाद दूसरा पहले का मलीदा बनाता था, फिर पहला दूसरे की चटनी पीसता था और आखिर दूसरा पहले की हड्डी पसली एक करता था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ढलती उम्र के सारे मुसाफिर अपना काम काज छोड़कर टेलीविज़न की ये कुश्ती देख रहे थे और दांत निकालकर यूं हंस रहे थे कि बत्तीसियां गोद में आ रहे तो ताजुब न हो। मैंने टेलीविज़न की देखभाल करने और मुसाफिरों को हेडफोन देने वाले नौजवान को अपने पास बुलाया। उसका नाम इरशाद अमजद था। मैंने कहा, अच्छा इरशाद या अच्छे इरशाद, ये बताओ कि रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले लोग तुम्हारे टेलीविज़न पर आम तौर पर किस तरह के प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं? मैंने तो जहाँ तक देखा सफ़र में तकरीबन शौक प्रोग्राम देखते हैं कि मज़हबी प्रोग्राम तकरीबन बहुत कम पसंद करते हैं लोग। जी, ज़्यादा तफरीह प्रोग्राम, गाने वगैरह हों, फिल्में हों। जहाँ अगर नात वगैरह चलती होगी ना, तकरीबन कोई हेडफोन यूज़ करेगा ही नहीं। अगर कोई गाने वगैरह चल रहे हो उसी वक्त कहेंगे हेडफोन दे, हमें हेडफोन सुनना हमने। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक ये मुसलमान हैं, यानी ये मुसलमान पसंद करते हैं। ये कहते तफरीह प्रोग्राम होने चाहिए सफ़र में, और घर में भी तकरीबन तफरीह प्रोग्राम पसंद करेंगे। घर में भी कहेंगे नहीं भी इल्मी प्रोग्राम लगा, हालांकि सुनना वो चाहिए हकीकत में। अब हमारी तो मजबूरी है, हमने तो काम करना ही है। मैंने इरशाद अमजद से पूछा कि अंग्रेज़ी प्रोग्रामों में लोग किस तरह के मौज़ूआत ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, रेसलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत। वो अक्सर देखा कि ओवर एज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रेसलिंग पसंद करेंगे। हालांकि देखें जो यंग जनरेशन है वो ऐसे पॉप गाने इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। मगर दूसरे ये रेसलिंग वगैरह जो है ना, ओवर एज ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहते हैं रेसलिंग लगनी चाहिए। अब मैंने इरशाद से पूछा, ये जो टेलीविज़न की आवाज़ सुनने के लिए तुम मुसाफिरों को हेडफोन देते हो, क्या ये हेडफोन चोरी भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। और जो चोरी होते हैं वो उसके चार्जेस हमें पड़ते हैं। वो उसका 30 रुपीज़ हमारी यानी तनख्वाह में से काट लेते हैं मुसाफिर के। ये ले मुसाफिर जाते हैं, हालांकि 30 रुपये की चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है कि देखना चाहिए। 800 रुपये की टिकट लेनी है उन्होंने और 30 रुपये का हेडफोन लेकर घर चले जाना है, और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। गरीब इरशाद अमजद की तनख्वाह से चोरी होने वाले हर हेडफोन के बदले 30 रुपये काट लिए जाते हैं। खैर, इधर ये टेलीविज़न चल रहा था कि उधर खाने का वक्त आ पहुंचा। एक तरफ से दरवाज़ा खुला और खाने की सीनियाँ उठाए बैरों की फौज अंदर चली आई। शालीमार एक्सप्रेस की नशिस्तें हवाई जहाज़ों की नशिस्तों की तरह बनाई गई थीं। हर मुसाफिर के सामने वाली नशिस्त की पुश्त पर खाने की छोटी सी मेज़ लगाने का इंतज़ाम था, मगर वो इंतज़ाम कभी का नाकाम हो चुका। अब वही छोटी सी एक मेज़ नशिस्त की बुनियादों में अड़ाई जाती थी और दूसरी मेज़ किसी तरह अटका कर फंसा कर उसके ऊपर जमाई जाती थी और उस पर खाने की ट्रे आरास्ता की जाती थी। बस यूँ समझिए कि खाना आपके सामने नहीं बल्कि आपके कदमों में आरास्ता किया गया था। मुसाफिरों ने आस्तीनें चढ़ाईं, पानी के गिलास उठाकर वहीं फर्श पर दाएं हाथ की उंगलियों की अगली पोरें धोईं, बिस्मिल्लाह पढ़ी और ठंडी चपातियां तोड़ तोड़ कर जमे हुए घी वाला सालन खाना शुरू कर दिया। बैरे थोड़ी सी मुस्तादी और बहुत सी बेदिली से खाना खिला रहे थे। उनकी वर्दियां पिछले साल कभी सफ़ेद रही होंगी कि अचानक एक वेटर पर मेरी निगाह गई, जिसका कद कभी 6-6.25 फीट रहा होगा। अब वो यूं झुक सा गया था जैसे सारी उम्र उसकी पीठ पर बोझ की गठरी बनकर रह गई हो।
उसका नाम मोहम्मद बशीर था। मोहम्मद बशीर रेलगाड़ियों में 10-12, 15-20 नहीं 63 साल से मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं। इस दौरान वो तरक्की करते करते रेलगाड़ी के तोआम खाने के मैनेजर भी हो गए थे। कोई 12-15 साल मैनेजर रहे, मगर जब ये मैनेजरी ख़त्म हुई तो वो दोबारा बैरे बन गए। जब उन्होंने बताया कि वो 63 साल से मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं, और जब मैंने उन्हें बताया कि 63 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो बहुत महसूस हुए और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। मैंने मोहम्मद बशीर से पूछा कि पुराने दिनों में रेलगाड़ियों में खाना कैसे खिलाया जाता था। डिशों में सर्विस होती थी, उनको टेबल पर सर्विस किया जाता था, डाइनिंग कार भी होती थी, रिफ्रेशमेंट रूम भी होते थे। लेकिन अभी तो वो ये बुफे कार हो गए, वो रिफ्रेशमेंट रूम वाला भी मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद मोहम्मद बशीर ने बहुत दिलचस्प बातें बताई। मैंने पूछा कि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में चलती रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के खाने का क्या इंतज़ाम होता था। वो होता था यूरोपियन स्टाइल पर रिफ्रेशमेंट रूम, एक मॉडर्न रिफ्रेशमेंट रूम, एक हिंदू रिफ्रेशमेंट रूम। हाँ, तो अभी तो सेम थिंग एक ही है बस। तो क्या लोग रिफ्रेशमेंट रूम में आकर खाना खाते थे? हाँ जी, टेबल पर बैठ के खाना खाने के लिए तो सारा काम है, पेट के लिए आदमी सारा काम करता है। जब वो जी राजी होगा तो क्या फायदा फिर। उनका काम था जो लेडीज हामला या बीमार हो उसको ट्रेन में सर्व करो, नहीं तो तमाम आदमी टेबल पर बैठ के खाना खाए, और गाड़ी आधा घंटा खड़ी रहेगी खाना खाने के लिए। तो मोहम्मद बशीर उस वक्त मुसाफिरों को कैसा कैसा खाना पेश किया जाता था। उसमें 7 किस्म का खाना होता था, सूप, साइड डिश और कारी राइस वगैरह, और पुडिंग, चीज़ बिस्किट्स, कॉफ़ी, सब चीज़ें होती थी। हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग? हिंदुओं का होता था फैशनो वेजिटेबल, और जो मीट खाते थे वो मीट वाला होता था। तो मुसलमानों का ये होता था भाई सब्जी गोश्त और खाली गोश्त। वो ज़माना भी सस्ता था, गोश्त भी सस्ता था। उस वक़्त 3 आने शेर गोश्त था, जो भी 108 रुपये शेर है। आजकल खाने की एक ट्रे की कीमत कितनी है? 30 रुपया, 30 रुपीज़। उस वक्त कितना अदा करता था? 2 रुपया। मोहम्मद बशीर साहब, अपनी 63 साल की मुलाजमत के दौरान आप तरक्की करके डाइनिंग कार के मैनेजर हो गए थे। वो काम आप कितने अरसे करते रहे? ये कोई 10-12 साल, 15 साल करते रहे। वक्त अच्छा था। अभी जो आदमी बोले खाना खाए तो गाली निकाले, क्या फायदा बाबा ऐसा काम करने का। क्यों लोग क्यों गाली निकालते? उनको खाने को अच्छा नहीं मिलता। इसमें आपका तो कसूर नहीं है। हमारा तो कसूर नहीं है, लेकिन ज़माने का कसूर है। ज़माना गलत हो गया है, हर आदमी पैसा 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 मरते जा रहे हैं। वहीं करीब बैठे हुए दूसरे बैरों ने मोहम्मद बशीर की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने मोहम्मद बशीर से कहा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, कब तक ये काम करेंगे? जब तक जिंदगी है काम करना ही पड़ता है। रोटी खाएगा तो काम करेगा तो खाएगा ना। तो अभी आपका और काम करने का इरादा है? करते रहते हैं ना। 66 साल से आप काम कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। और आराम करने से तो आदमी बेकार हो जाता है। मैंने मोहम्मद बशीर से कहा कि आज के नौजवान तो ज़रा सा काम करके हाँप जाते हैं, आखिर क्यों? कहने लगे कि अभी लड़के ही होते हैं कि जनानी कर लेते हैं। अब ज़रा ज़ाती नौयत की गुफ्तगू होने लगी। मैंने मोहम्मद बशीर से पूछा कि खुद आपने कितनी उम्र में शादी की थी? और मैंने तो 3-4 की है शादियाँ। पहली शादी कितनी उम्र में की थी आपने? वो अभी तक मेरे पास आया, पहली में शादी वाली। और बाद वाली? 2 मर गई, 2 हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे बहुत हैं जी। बहुत से मतलब ये कि आपको सही तादाद गिनती याद नहीं है क्या? नहीं, मैंने उनको गिन के क्या करे, जो बड़े हो जाते हैं उसको सब सिलेंडर लग गया जनानी लिए और भागे, हमारे को पूछते कहाँ हैं। तो मोहम्मद बशीर साहब, आपके ज़माने के मुकाबले में आज का ज़माना कैसा है? बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड हो गया। शालीमार एक्सप्रेस चली जा रही थी, बैरों से मेरी गुफ्तगू जारी थी
کہ اتنے میں ڈائننگ کار کے نگراں سلیم خان صاحب آ گئے۔ میں نے کہا کہ آج تو نشستوں کی پشت پر چھوٹی چھوٹی میزیں اڑا کر ان کے اوپر کھانا رکھا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے تیزگاہ میں نہایت شاندار ڈائننگ کار لگا کرتی تھی، ہم لوگ اچھا لباس پہن کر اس میں جاتے تھے، صاف میزوں، ستھرے میز پوشوں اور گلدانوں والی میزوں پر بیرے کھانا لگایا کرتے تھے اور جی خوش ہوتا تھا۔ وہ سب کہاں چلا گیا؟ سلیم خان صاحب بتانے لگے، اس وقت یہ تھا کہ ڈائننگ کار ہوتی تھی، سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا تھا اور اس میں ڈونگا ڈش سروس ہوتی تھی، تو اس کے مطابق کھانا بھی جو ہے پیسنجر کو جتنا اس کی چوائس کے مطابق وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا تھا، تو پیسنجر کھاتے تھے اور اندر ہال میں آتے تھے اور ہال میں سروس ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہمارے 2-4 آدمی اور ساتھ لگ جاتے تھے بٹلر کے، کوئی پیسنجر کو سلاد دکھا رہا ہے، کوئی کری رائس پاس کرا رہا ہے، کوئی سوپ پاس کرا رہا ہے، کوئی بریڈ بٹر پاس کرا رہا ہے، کوئی رائتا چٹنی دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ تو اس طرح اب جو ہے کچن کار لگے ہوئے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ تو نہیں ہے کوئی کہ ہم اس طرح کا پیسنجر کو سرو کریں۔ اب تو یہ ہے کہ ایک جنرل فوڈ جو ہم بناتے ہیں وہ پیسنجروں کو ہم کمپارٹمنٹ میں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسافر ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے، دال کھانی ہے یا سبزی کھانی ہے یا ویجیٹیبل بھجیا کھانی ہے یا ہمارے لیے پیس آپ فرائی کر دیں یا ہمیں چکن جال فریزی بنا دیں یا ہمیں وہ چکن کڑھائی بنا دیں، تو ہمیں کچھ ٹائم مارجن دیتا ہے تو ہم اسے سرو کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں یا اب بھی کرتے ہیں۔ اب میں نے سلیم خان صاحب سے پوچھا کہ یہ گاڑی میں سوار سارے ہی مسافر شکایت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا مہنگا ہے اور ناقص ہے؟ اس کے متعلق تو جی یہ ہے کہ اس میں مہنگائی بھی انوالو ہے، مہنگائی بڑی انوالو ہے اس میں، کیونکہ ہمارے جو ریٹس ہیں جی وہ ویسے ہی جو کہ تو ہیں، مثلاً جو 4 سال سے یا 8 سال سے چلے آ رہے ہیں ایسے ایز اٹ از ہیں، تو مارکیٹ میں ریٹ جو ہیں دن بہ دن بڑھتے ہیں، تو ہر چیز مہنگی ہے۔ جو چیز 1 روپے کی ملتی تھی وہ 5 روپے کی ملتی ہے، سبھی ایک آئٹم کی بات نہیں ہے، چینی ہے، گھی ہے، مرغی ہے، انڈا ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ تو ہم اکارڈنگ ٹو آور ٹیرف، جو ہمارا ٹیرف ریٹ ہے اس کے مطابق ہم جو ہے پابند ہوتے ہیں کہ اسی ریٹ سے بیچیں۔ یہ تھے میری شالیمار ایکسپریس کی ڈائننگ کار کے نگراں سلیم خان صاحب۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مسافروں کی جھوٹی پلیٹیں اور بچی کھچی روٹیوں کے ٹکڑے واپس آنے لگے۔ بیرے اپنی اپنی صافیاں سنبھالے اپنی کمائی کے نوٹ گننے لگے، حساب کتاب ہونے لگا اور فضا ٹھنڈے سالن کی مہک سے بھرنے لگی تو میں ڈائننگ کار سے نکل آیا۔ گاڑی کی رفتار سست پڑنے لگی اور میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو صادق آباد کا اسٹیشن نظر آ رہا تھا۔ گاڑی وہاں سے آگے چلی تو دونوں جانب گلیاں، بازار اور مکان ساتھ ساتھ چلے، اور وہ میدان بھی جن میں کہیں مجمع لگانے والے دوا فروش اپنے زور خطابت کا مظاہرہ کر رہے تھے، کہیں لوگ چھرے والی بندوقوں سے غبارے پھوڑنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، کہیں لڑکوں کی درجن بھر ٹیمیں دوسری درجن بھر ٹیموں سے کرکٹ میچ کھیل رہی تھیں، اور کچھ لڑکے لڑکیاں کوڑے کے ڈھیر سے خدا جانے کیا چن رہے تھے۔ ٹرین کے اندر لگے ہوئے ٹیلی ویژن پر کوئی فلم چل رہی تھی اور ہیڈ فون والے سارے مسافر فلم کو بیک وقت دھیان سے دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے کہ اتنے میں ہماری گاڑی رحیم یار خان میں داخل ہونے لگی۔ سامنے ایک بڑی سی دیوار پر خوش خط لکھا تھا، قرآن پڑھو ثواب لو، فلم دیکھو عذاب لو۔ اس کے بعد تو ایک بار یوں لگا کہ مسافروں سے بھری ہوئی اور عذاب کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہماری گاڑی کسی اسٹیشن میں نہیں، جہنم میں داخل ہو رہی ہے۔ پارٹ 6۔ آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں راہ میں پڑنے والی دیواروں پر لکھی ہوئی عبارتیں ضرور پڑھتا ہوں۔ یہی عبارتیں پڑھتا پڑھتا میں رحیم یار خان کے اسٹیشن سے آگے چلا۔ رحیم یار خان کے در و دیوار کی خوبی یہ تھی
کہ ان پر نہ کسی حکیم کے اشتہار لکھے تھے، نہ کسی ڈاکٹر کے، ان پر نہ کسی نجومی کے اشتہار تھے، نہ کسی کالے جادو والے پروفیسر عامل کے. ان پر صرف اسکولوں کے اشتہار لکھے تھے، اور اسکول بھی سارے کے سارے انگلش میڈیم. خشک شہر، بنجر اور دھوپ میں تپتا ہوا شہر، اور ہر گلی اور ہر کوچے میں اسکول ہی اسکول، اور وہ بھی انگلش میڈیم. سوچتا ہوں کہ اگر 2-4 نسلیں ان میں پڑھ گئیں تو کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ وہاں پہنچ کر کوئی تھکا ہرا مسافر پانی مانگے گا تو شہر والوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے واٹر کہنا پڑے گا. میں اسی نوشتہ دیوار کے مطالعے میں غرق تھا کہ گاڑی کے اندر فساد ہو گیا. وہ جو رحیم یار خان سے بے شمار مسافر چڑھے تھے، انہوں نے اپنی نشستوں کی ریزرویشن کرا رکھی تھی، مگر ان کی نشستوں پر دوسرے مسافر پہلے سے براجمان تھے. مسافروں اور کنڈکٹر گارڈ کے درمیان ہر طرح کے کلمات اور فقرہ جات کا بے دریغ تبادلہ ہوا. اس کا ناقابل اشاعت حصہ میں روک رکھتا ہوں، باقی ایک نمونہ آپ کو بھی سنواتا ہوں. لگا ہوا ہے نہیں پریشانی بناتا ہے بھائی. میں ابھی کر رہا ہوں کوئی الگ اس کے لکھے ہیں. یہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرتی ہے، ایک آدمی نہیں ڈیوٹی کرتا، اس کا کیا حل ہے؟ جب گاڑی میں بہت سے مسافر چڑھ گئے تو اب اگلا کام شروع ہوا. مردوں کو الگ اور خواتین کو الگ نشستوں پر بٹھایا جانے لگا. اسی ادھیڑ بن میں مجھے بھی اپنی نشست سے بے نشست ہونا پڑا. وہ تو غنیمت ہوا کہ قریب ہی مجھے ایک دوسری نشست مل گئی. میرے برابر میں پہلے سے بیٹھے ہوئے گوری رنگت کے سنہری اور پرنور داڑھی والے صاحب نے مجھے مسکرا کے دیکھا. اس طرح تو یورپ والے ایک قسم کا خیر مقدم کرتے ہیں. مجھے ان کی ادا اچھی لگی، اور اس سے بھی اچھی جو ادا لگی وہ یہ کہ وہ صاحب ہیڈ فون لگا کر فلم نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ موٹی سی اردو کتاب پڑھ رہے تھے. ہمارے لندن کا طریقہ تو یہ ہے کہ ٹرین میں بیٹھ کر کچھ لوگ اپنا اخبار پڑھتے ہیں اور باقی لوگ کنکھیوں سے ان کا اخبار پڑھتے ہیں. اس وقت میرے اندر کا لندن بیدار ہوا اور میں نے کنکھیوں سے ان صاحب کی کتاب پر جو ایک نگاہ کی تو اس میں بھی کچھ خدا کا اور کچھ انبیاء کا احوال درج تھا. وہ شاید انجیل کی تفسیر تھی اور اس میں غالباً اس صحیفے کے کچھ رموز سمجھائے گئے تھے. میں نے کہا معاف کیجئے کہ آپ مسیحی ہیں؟ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ سارے رموز سمجھ میں آ گئے. وہ مسیحی مبلغ جان بیل تھے. آسٹریلیا کے باشندے ہیں، 11 سال سے پاکستان میں ہیں اور سندھ میں مسیحی مبلغوں کا تربیتی ادارہ چلاتے ہیں. جان بیل صاف اردو بول رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ کلیسا کے کسی اجلاس میں شرکت کے لیے راولپنڈی جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بارے میں اور اپنے کنبے کے بارے میں سبھی کچھ بتایا. میں نے بھی انہیں اپنے بارے میں اور اپنے کنبے کے بارے میں ہر بات بتائی. اسی گھل مل جانے کے عمل کو میں اپنی طرف کی ریل گاڑی کا چمتکار کہتا ہوں. جان بیل صاحب سے میں نے کہا کہ آپ اکثر ریل گاڑیوں میں سفر کرتے ہوں گے، آپ کو سفر کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے چند فقروں میں ساری بات کہتی. آپ بھی سنیے. میں نے جان بیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو ریل کا سفر کیسا لگتا ہے؟ وہ ریل گاڑی کا سفر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس وجہ کہ ریل گاڑی میں ہر قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں اپنی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ سیر کرتے ہیں. اور ریل گاڑی کے اندر ہے ہم سب ایک خاندان بنتے ہیں. اور اگرچہ عام طور پر ہم اپنی دل کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے، لیکن ریل گاڑی کے اندر ہم تو دل کھولتے ہیں اور لوگوں کو آزادی سے بولتے ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پاکستان کے ہر قسم کے لوگ ہیں ریل گاڑی میں ہیں. یہ اکثر ہم سندھ سے آتے ہیں راولپنڈی تک، اور شروع میں سندھی لوگ ہیں اور سندھی زبان بھی چلتے ہیں. پھر پنجاب میں آتے ہیں تو پنجابی لوگ بھی ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پٹھان بھی ہے، اور ہر قسم کے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سفر کرتے ہیں. جان بیل صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں کہ بہاولپور کے نواحی علاقے آنے لگے جن میں گوداموں اور فیکٹریوں کی عمارتیں بھی مسلم طرز تعمیر کا مرقع تھیں. بہاولپور کو کبھی بغداد الجدید کہتے تھے. ریاست کا نقشہ بھی عراق جیسا تھا. وہاں کھجوریں بھی عراق سے لا کر لگائی گئی تھیں. وہاں کے محل اور شاہی عمارتیں عراق جیسی تھیں. اب ان پر تالے پڑے ہیں اور املاک کی ملکیت اور بٹوارے کے سوال پر جھگڑے چل رہے ہیں.
कहते हैं कि शाही कारें खड़ी जंग खा रही हैं और कालीन गल सड़ कर खाक हो रहे हैं। बहावलपुर का किला ढह रहा है और लगता है कि एक रोज़ मलबा गिरेगा और इलाके की तारीख उसके तले कुचली जाएगी। ऐसे शहर के स्टेशन पर गाड़ी भी सिर्फ 2 मिनट ठहरी। न चाय वालों का हंगाम था, न खाने वालों का शोर। बहावलपुर के स्टेशन पर कभी वो चमकीली मिट्टी के बर्तन बिका करते थे, शायद उस रोज़ वो भी बिकने नहीं आए। बिल आखिर चमकता दमकता मुल्तान का स्टेशन आया। वही रौनक, वही चहल पहल, वही दौड़ धूप, वही शोर, वही सौदे वाले, वही ट्रेन पर चढ़ने वालों का इस्तराब, वही उतरने वालों की तगोदौ। एक ज़माना था कि लोग खिड़कियों के रास्ते चढ़ाते थे, सो अब पूरे बरसग़ीर में रेलगाड़ियों की तमाम खिड़कियों में सलाखें लगा दी गई हैं, जिनके रास्ते आप सौदा ले सकते हैं और सौदे वाले को पैसे दे सकते हैं, और बस। जिस रोज़ मैं मुल्तान पहुंचा, बाबरी मस्जिद की शहादत के जवाब में मुल्तान का तारीखी मंदिर ढाया जा चुका था और कदीम शहर के सर्राफा बाजार में डाकू जेवरात की एक दुकान को लूट चुके थे। मैंने 2 दिन मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर गुजारे। स्टेशन का अमला वाकई उतना खुश अखलाक और बाअदब था जितना रेलवे टाइम टेबल की पुष्ट पर लिखा है कि उसे होना चाहिए। बस यूं समझिए कि जैसे लोगों को शहर की चाबी दी जाती है, उन्होंने मुझे मुल्तान कैंट की चाबी दे दी। जी चाहा कि हर एक से बातें करूं, हर एक का हाल दरियाफ्त करूं। सोचा कि गाड़ी का इंतज़ार करने वाले मुसाफिरों से पूछूं कि उन्हें सफ़र की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक नौजवान मोहम्मद हुसैन से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कलूरकोट जा रहा हूँ। मुल्तान से? जी, मुल्तान से कलूरकोट जा रहा हूँ। और क्यों जा रहे हैं, सफ़र क्यों कर रहे हैं? मैं इधर मुलाजमत करता हूँ ना जी, इसलिए छुट्टी 2 दिन जा रहा हूँ घर। एक और खुशपोश और बज़ाहिर पढ़े लिखे नौजवान से मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम रावलपिंडी जा रहे हैं। पिंडी में कारोबार है? हाँ जी। कुछ वहाँ माल वगैरह लेने जा रहे हैं? जी, माल वगैरह नहीं, मजदूरी, मकान वगैरह तामीर करना है, मिस्त्री लोग हैं। एक और होनहार नौजवान से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, आपका इरादा किधर का है? कलूरकोट जी। और आप क्यों जा रहे हैं? वही कलूरकोट असल घर है ना जी, यहाँ आया था मैं दाखिला लेने के लिए जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। चूँकि वो बैकवर्ड इलाका है जी काफ़ी, वहाँ इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए इतनी दूर से यहाँ आना पड़ता है जी। जी खुश हुआ, लोग दुश्वारियों के बावजूद आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर वहीं मुल्तान के उसी स्टेशन पर कुछ मायूस और उदास लोग भी मिले, जैसे वो शिकस्त खा चुके हों, जैसे जंग हार चुके हों। मेरी मुलाकात जिन साहब से हुई, फ़र्ज़ कीजिए उनका नाम मोहम्मद इरफान था। रेलवे के मैकेनिकल अमले से वाबस्ता हैं और ट्रेड यूनियन तहरीक से भी ताल्लुक़ है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमों को अपनी मजदूर यूनियनें बनाने की इजाज़त नहीं। मेरा ख्याल है कि ये लोग मिलजुल कर तहरीकें चला लेते हैं। पाकिस्तान रेलवे की एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि इन दिनों मुल्क में रेलवे का कोई वज़ीर नहीं है। ये वजारत खुद वज़ीर आज़म साहिबा ने अपने पास रखी है। उसका एक सबब गालिबन यह है कि इस महकमे में बदयानती बुरी तरह दराई थी। अहबाब बताते हैं कि बाज़ बाइख्तियार लोग दुकान खोल कर बैठ गए थे, पैसे दो और काम करा लो। खुसूसन रेलवे में भर्ती के तो दाम मुकर्रर हो गए थे। इधर अमला भर रहा था, उधर बाज़ हुक्काम की तिजोरियाँ भर रही थीं। नतीजा क्या हुआ? मोहम्मद इरफान की ज़बानी सुनिए। मैंने उनसे पूछा कि अब रेलवे में भर्ती का क्या हाल है। अब भर्ती तो 6 साल से हो ही नहीं रही, सन 1990 से कोई भर्ती नहीं हुई। और रेलवे के जो मजदूर हैं वो काफ़ी हद तक रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह भी भर्ती नहीं हो रही। बल्कि इससे पहले ये कि पाकिस्तान बनने से पहले रेलवे मुलाजमिन की तादाद 1.5 लाख थी, अफसरान की तादाद 450 थी। इस वक्त रेलवे मजदूरों की जो तादाद है वो 1,22,000 है और अफसरान की तादाद 1300-1400 अफसर हैं। उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, उनकी मुराद में भी इजाफा हुआ है। हमारी मुराद जो थी, वो जो मिलती थी, वो भी उन्होंने छीन ली। ये हुई मजदूर तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की बातें। मेरे मेज़बानों ने कहा कि चलिए आपको हुक्काम बाला से मिलवाएं ताकि इन बातों की तस्दीक हो सके। मैंने इसरार किया कि किसी गरीब मजदूर से मिलवाइए, वो जिसके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है उससे मिलवाइए, ताकि असल गवाह की शहादत हासिल हो। अब मेरी मुलाकात रेलवे के एक क्लीनर से हुई, वो जो आती जाती रेलगाड़ियों के डिब्बों की सफाई करता है। मोहम्मद मुबीन कोई 10 साल से क्लीनर हैं।
وہ بھی مزدور تحریک میں شامل تھے، مگر پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ میں نے صرف ایک لفظ میں سوال کیا، کیوں؟ ان کے اندر دیکھا تھا کہ مزدوروں کو بڑا کوئی تحفظ وغیرہ تھا، مزدوروں کا خیال کرا جاتا تھا، مگر ہمارے لیڈر لوگ اگر جا کر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہمارے جیسے مزدوروں کو بے فضول استعمال کرتے تھے۔ ایک آنے کا ان کو حاصل وصول نہیں ہوتا تھا، کھوکھلے نعرے یوں جو اپنی لمبرداری دارہ جاری بنانے، ایک ڈھیلے کا کام کرنا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اتنا وقت ان کے ساتھ جو گزارتے ہیں یہی اپنی مزدوری کریں، بچے پالیں، بوڑھے والدہ اور والد صاحب پالیں۔ محمد مبین نے بتایا کہ ان کی مہینے بھر کی آمدنی 2100-2200 روپے تک بنتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کنبہ کتنا بڑا ہے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میرے ساتھ میرے 2 بھائی ہیں جی، ایک میری والدہ صاحب ہے، تو ایک میں ہوں، تو ایک میری بیوی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ گھر میں اور بھی کوئی کماتا ہے آمدنی؟ ایک بھائی اور بھی کام کرتے ہیں جی، وہ پرانی جوتے جوڑتے ہیں جناب، پرانی جوتے مرمت کرتے ہیں سڑک کے اوپر۔ میں نے آخر میں محمد مبین سے پوچھا، اتنی تھوڑی سی آمدنی میں آپ لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے؟ بس شکر الحمدللہ جی اس کی ذات کا، اس آمدنی میں ہو جاتا ہے گزارا۔ یہ ہوئی ایک غریب کلینر کی بات۔ اب میرا جی چاہا کہ ریلوے کے کسی انجن ڈرائیور سے بات کروں، ایسا ڈرائیور کہ سینکڑوں ہزاروں مسافروں کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری بھی اسی غریب پر آتی ہے اور انہیں منزل مقصود پر پہنچانے کی راحت بھی وہی دیتا ہے۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی اور اس کے چھوٹنے میں کچھ دیر تھی۔ میں اجازت لے کر انجن میں داخل ہو گیا۔ جدید طرز کا ڈیزل انجن تھا جس میں نہ بھٹی سلگ رہی تھی اور نہ بھاپ کے بادل اڑ رہے تھے۔ ڈرائیور صاحب کا نام فرض کیجئے عبد الرحمن تھا۔ بے حد اخلاق سے ملے، بس انسان میں حسن سلوک ہو تو ایسا ہو۔ ریلوے کے پرانے ملازم ہیں لیکن ترقی کرتے کرتے ڈرائیور ہو گئے ہیں اور 9 سال سے ڈرائیور ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈرائیور بننے کے بعد تو آپ کو آرام ملا ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ڈرائیور جب آدمی آرام تو ملتا ہے لیکن ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے پہلے سے، کیونکہ یہ پبلک سیفٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا ویسے بھی ڈرائیور کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، خاص طور ہمیں جو پی وی ٹی جانا پڑتا ہے 6x6 ڈرائیور کی نظر ہونا چاہیے، تو 40 سال سے پہلے چشمہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو آرام تو ہے لیکن ذمہ داری زیادہ ڈرائیور کی۔ ہماری باتیں جاری تھیں۔ میں انہیں ستا رہا تھا کہ آج کے انجن مجھے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان میں نہ تو وہ چھک چھک کی آواز ہوتی ہے، نہ وہ کو والی سیٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ کر مسافروں کی آنکھوں میں گرا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں گرتے۔ بھاپ سے چلنے والے انجن کے زمانے کو یاد کر کے وہ بھی بہت محسوس ہوئے اور اس کا آج کے دور سے موازنہ کرنے لگے۔ وہ سر پہلے جب اسٹیم انجن چلا کرتے تھے نا، تو جب ڈرائیور کو ذرا سختی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اسٹیم انجن ہر وقت 180 پاؤنڈ اسٹیم جو سا انجن میں رہتا تھا، تو آج کل تو ڈیزل ورکنگ ہو گئی ہے، تو آرام ہے کہ ذرا آدمی ڈرائیوری جو بیٹھ کے کرتے ہیں، پہلے ہم کھڑے ہو کے ڈرائیوری کرتے تھے اسٹیم انجن کے اوپر، تو اس میں یہ تھا کہ زیادہ ہارڈ ورک آدمی ہوتے تھے۔ جو فائرمین جو تھے وہ بڑے اچھے اور بڑے آدمی جو سے نا فائرمین، وہ آج کی نسبت سے وہ تگڑے فائرمین تھے، ویسے بھی جسمانی حالت میں بھی۔ تو آج کل تو ڈیزل آ گئے ہیں تو اتنا کام نہیں ہے جتنا کہ آج سے 20 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں نے عبد الرحمن صاحب سے، جن کا اصل نام میں جان بوجھ کر چھپا رہا ہوں، پوچھا کہ آپ کی گاڑیاں پابندی وقت کے معاملے میں بہت بدنام ہیں، یہ ٹرینیں اکثر اتنی لیٹ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ سر وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ ریل بنی ہے تو ہمارا یہ سنگل ٹریک ہی آ رہا ہے، جہاں سے ڈبل ہے وہاں سے ڈبل ہے۔ عموماً جو ٹرینیں ہیں ڈبل لائن تک رائٹ ہم آتی ہیں، تو پہلے کی نسبت ٹرینیں تو ہم نے 10 گنا زیادہ کر لی ہیں، تو ٹریک وہی ہیں، اسی ٹریک کے اوپر گھوڑ ٹرین چل رہی ہے، اسی پہ یہ ٹرینوں کو رش ہو گیا ہے، تو یہ زیادہ تر ٹرینیں جو لیٹ ہوتی ہیں یہ کراس اور یہ کنٹرول آفس کی طرف سے لیٹ ہوتی ہیں۔ ڈرائیور سے طرف سے 100 دن میں 1 دن ٹرین لیٹ ہوتی ہے، جبکہ اس کا انجن خراب ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریل گاڑی کا انجن ڈرائیور جو بوجھڈ ہوتا ہے اس میں خود گاڑی کا بوجھ کم اور ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں ملتان کے ریلوے اسٹیشن کی، جو اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گی۔ تو آج ہم آگے بڑھنے کے بجائے یہیں قیام کرتے ہیں، یہیں ملتان میں۔ روٹی بھائی کھانا 20 روپے میں، روٹی والے کھانا 20 روپے میں، روٹی والا بھائی کھانا 20 روپے کا بکیا کھانا، روٹی بھائی کھانا بھائی
Part 7. आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। जिस रोज़ मैं कोयटे से चला था, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऐलान हो रहा था कि कोई शख्स प्लेटफॉर्म टिकट के बगैर स्टेशन में दाखिल न हो, वरना उसे सज़ा हो सकती है। आज यहाँ मुल्तान के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो देखा कि स्कूल की सफ़ेद वर्दी पहने 3-4 लड़कियाँ कोई टिकट लिए बगैर स्टेशन में दाखिल हुईं। फिर तालिबात की दूसरी टोली आई, फिर तीसरी। मैं सोच ही रहा था कि स्कूल की इतनी बहुत सी लड़कियां रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जाएंगी। अचानक देखा कि चींटियों की कतार की तरह बेशुमार लड़कियां गेट से दाखिल हो रही हैं और उसी कतार की तरह सारी की सारी एक समत चली जा रही हैं, न प्लेटफॉर्म का टिकट न कुछ। तब पता चला कि लड़कियों का स्कूल रेलवे लाइन की एक जानिब है और उनकी बस्ती दूसरी तरफ है। ये सैकड़ों लड़कियां रोज सुबह पटड़ी पार करके स्कूल जाती हैं और दोपहर को उसी रास्ते घरों को लौटती हैं। रेलवे वाले इन पर जुर्माना नहीं करते, मगर मुझे जुर्माने का नहीं, उस हादसे का खौफ है जो खुदा न करे कभी हो और कोई नौउम्र तालिबा मुल्तान जैसे मसरूफ स्टेशन से हर वक्त आती जाती किसी रेलगाड़ी की जद में आ जाए। जिस रोज़ मैं कोयटे से चला था, राह में किसी ने कहा था कि पूरे निज़ाम की तरह रेलवे में भी करप्शन बहुत है, यानी रिश्वत का बाजार गर्म है। मुल्तान स्टेशन के बाहर साइकिलें खड़ी करने का बाकायदा अड्डा बना हुआ है, जहां दिन भर साइकिल रखने की फीस सिर्फ 1 रुपया है। इत्तेफाकन उस अड्डे के मौजूदा ठेकेदार मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो भी रिश्वत का रोना रो रहे थे। मैंने पूछा कि कुरैशी साहब, खुद आपको ये ठेका लेने के लिए क्या रिश्वत देना पड़ी थी? जी, रिश्वत तो देना नहीं पड़ी, बल्कि उसके लिए तगो-दो बड़ी करनी पड़ी। क्योंकि जब हमने टेंडर डाला तो असूल ये होता है कि जो ज़्यादा बोली दे या जो ज़्यादा मतलब है टेंडर दे उसको अलाट कर दिया जाए। लेकिन हमारे साथ सौदेबाजी हुई। हमें कहा गया कि जी आप मज़ीद पैसे बढ़ाएं, दूसरी पार्टी हमें ज़्यादा दे रही है, मज़ीद पैसे बढ़ाएं। तो बहरहाल हमने तकरीबन 2.25 लाख रुपए में हमारा जो है ठेका मंजूर हुआ था, लेकिन हमें 2,40,000 रुपये में जो है मिला फिर, यानी कि 65,000 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़े। उसके बाद जो है हमें वो मतलब है ठेका अलाट हुआ। उसके बाद हमने काम शुरू किया। उस काम की हालत ये है सर कि रेलवे मुलाजिम आते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, किसी को किराया नहीं दिया। हालांकि एक छोटी सी बात है, एक कोई गाड़ी अपनी खड़ी करता है तो 1 रुपये का सारा मसला होता है, 1 रुपये उसने देना होता है, लेकिन वो उसके लिए भी 100 बातें बनाता सर कि जी मैं मुलाजिम हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं DCO को पेश हो जाऊँगा, मैं DS को पेश हो। हम बड़े तंग हैं सर। मुख्तसर बात ये है सर। साइकिल खड़ी करना लेकिन फीस न देना, ये भी तो एक तरह की रिश्वत हुई। मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब ने बातों बातों में अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाया था कि उन्हें किस तरह की रिश्वत देना पड़ी। मैंने पूछा कि आपके दोस्त का क्या किस्सा था? जी हाँ, मेरे एक दोस्त थे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हैं अभी। वो गुज़श्ता माह ईरान गए, वहाँ से कंपाउंड यानी कि तारकोल जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो लेकर आए एक बोगी। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर उतरी नहीं बल्कि वो बोगी में पड़े रहा। 3 दिन के बाद पता चला जी हम तो इसके ऊपर जुर्माना भी डालेंगे और जनाब जो हमारा गाड़ियाँ डैमेज हुई है उसका भी फ़ाइन लेंगे। 18 टन माल था सर, उन्होंने कहा जी हम 20 टन के पैसे लेंगे। बहरहाल उस बेचारे ने कहा, बड़ी भाग दौड़ की, सियासी लोगों से टेलीफोन करवाए, लेटर वगैरह लेकर गए। अब फाइनल ये हुआ जी हमारे साथ मुकमुका करें तो 100 हम जो है ड्राम रिलीज़ कर देंगे, 6 ड्राम हम रखेंगे। मोहम्मद अशरफ कुरैशी अगरचे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड के ठेकेदार हैं, मगर ख़ुद भी रेल से अक्सर सफ़र करते हैं। उस रोज़ बता रहे थे कि सफ़र के दौरान मुसाफिरों की क्या हालत होती है। कोई खाने को कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती। स्टेशन पे उतरे आप, किसी भी वेंडर से बात करेंगे भाई मुझे चाय चाहिए, वो चाय अच्छी नहीं देगा, बल्कि केमिकल आता है उसको पानी गर्म पानी में डाल के और स्क्रीन डाल के सर वो चाय बना देते हैं। उसकी रंगत चाय जैसी हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ये चाय है। हाथ कंगन को आलसी क्या है। वहीं मुल्तान के एक प्लेटफार्म पर बड़ा अच्छा सजा धजा और बारौनक टी स्टॉल नज़र आ गया, जिसके काउंटर के पीछे चाय बनाने वाले मोहम्मद रिजवान खान खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि हर एक रेलवे की चाय की बुराई करता है और इसमें कीड़े डालता है,
क्या ये बात सच है कि रेलवे की चाय निरी पानी पानी होती है? सर आप मेरी चाय पी के देखिए, उसके बाद आप मुझसे इस चीज़ का वो सवाल जवाब कर सकते हैं अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि मेरे ये प्रेस रिपोर्टर जो हैं, नवाए वक्त हो गया, पाकिस्तान टाइम हो गया, जंग अमन, इनके तमाम एडिटर मेरे पास बैठ के चाय पीते हैं। अब मैंने मोहम्मद रिजवान खान से पूछा कि मुल्तान की गर्मी मशहूर है बल्कि बदनाम है, यहाँ तो लोग सिर्फ सर्दियों में चाय पीते होंगे? लोग जी बस मौसम दोनों है, मौसम गर्मा सरमा में बराबर ही चलती है, इक्वल। मेरा मतलब ये है कि मुल्तान की गर्मी तो बड़ी बदनाम है, तो उस मौसम में चाय का कारोबार बंद नहीं होता? गर्मी को मारते हैं। ये तो हुई मुल्तान के टी स्टॉल की बात। मुल्तान स्टेशन का पुराना टी हाउस या चाय खाना देखने की जा है। पुराने ज़माने की शान व शौकत अब तक उसके मुख्तलिफ कोनों से झांकती है। मुल्तान शहर तो रात को बंद हो जाता है, मगर स्टेशन का ये चाय खाना रात दिन खुला रहता है। चुनाचे रातों को जागने वाले अखबार नवीस अपने दफ्तर का काम निपटाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हीं में एक सीनियर सहाफ़ी और सहाफ़ियों की तंजीम के सदर अब्दुल कादिर यूसुफ़ी हैं। उनके घराने वाले रेलवे के मुलाजिम रह चुके हैं और वो ख़ुद भी मुल्तान स्टेशन के करीब रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की ज़िंदगी में रेलवे स्टेशन के चाय खाने का कितना दखल है? हाँ, रेलवे स्टेशन के चाय खाने का ये दखल है कि तमाम जो दानिश्वर हैं, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट वगैरह, वो यहाँ बैठते हैं और हम तो 22 साल से तकरीबन यहाँ रेलवे रेस्तरान में बैठे हैं और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करते हैं। मुख्तलिफ अखबारात के दानिश्वर आते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, यही ताल्लुक़ है ज़्यादातर। कहते हैं कि एक बार तो इन लोगों ने मुल्तान के प्लेटफार्म पर मुशायरा करा दिया। शहर के तमाम बड़े शायर शरीक हुए और आते जाते मुसाफिरों ने देर तक मुशायरा सुना। अब्दुल कादिर यूसुफ़ी साहब से बातें हो रही थीं जिनमें फिर वही बददियानती और रिश्वत सतानी की बात निकल आई। मैंने कहा कि स्टेशन पर ही जो खाने पीने के इतने बहुत से स्टॉल बने हुए हैं, पुलिस वाले तो इन्हें खूब निचोड़ते होंगे। एक वाक़या मेरे सामने हुआ है कि एक पुलिस वाला इस तरह आया है और उसने खा पी के चला गया, तो हमने उस स्टॉल वाले से कहा कि भाई आपने इससे पैसे क्यों नहीं लिए? इसने तो खासे पैसों का बिस्कुट भी खा लिए हैं, चाय भी पी ली है। तो वो कहने लगा कि नहीं साहब, ये तो ऐसे आते रहते हैं और ये तो खा जाते हैं, हम इनसे नहीं कह सकते, अगर हम कल को कुछ कहेंगे तो ये कुछ ना कुछ हमारे ऊपर बना देंगे कोई मुकदमा, कोई हीरोइन ही रख देंगे कि लो जी इनके तो स्टॉल पे हीरोइन बिकती है, तो इसलिए तो हम तो इनसे नहीं लेते। ये वाक़या मेरे सामने का है जो हुआ है यहाँ। और एक वाक़या ऐसा भी मेरे सामने हुआ है कि बाकायदा पुलिस ने एक मुसाफिर ट्रेन से उतरा, वो बाहर से आ रहा था, कहीं मेरे ख्याल सऊदी अरब से, उसके पास खासा पैसा था, जेवर थे, सब कुछ था, बहन की शादी करने आ रहा था, तो वो तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपए का उसके पास सामान था। तो वो टिकट चेक करने के बहाने तमाम ने उसे मुहासरे में ले लिया, टिकट कलेक्टर्स ने और इन्हें सब ने उन्हें मुहासरे में ले लिया और उसका वो ब्रीफ केस गायब कर दिया जिसमें उसके पैसे थे, उठा कर ले गए। वो बेचारा वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, मैंने फिर भाग दौड़ की तो फिर उसे वो तमाम के तमाम वो रकम उसे मिल गई, तमाम चीज़ें उसे मिल गई, लेकिन कहा यह गया कि जी ये कोई और मुसाफिर उठा कर ले गया था। हालांकि वो खुद ले गए थे, मुसाफिर कोई वहाँ एड्रेस तो लिखवा के नहीं जाता, मैं फ़लानी जगह रहता हूँ। तो ऐसे वाक़यात यहाँ होते रहते हैं और ये सब इसमें मुलविस होते हैं इसके अंदर। मैंने वहाँ एक बात सुनी थी, रेलवे स्टेशन के चाय खाने में 22 साल गुजारने वाले यूसुफ़ी साहब से मैंने तस्दीक चाहिए। मैंने कहा कि क्या ऐसा होता है कि जिस प्लेटफार्म के स्टॉल वाले ज़्यादा पैसे देते हैं, रेलगाड़ी उसी प्लेटफार्म पे लगाई जाती है? कि होता ऐसा ही है। यहाँ से वो बाकायदा बोली लगती है कि जनाब फ़लाँ ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और वो इस वक्त रोटी का टाइम है या चाय का टाइम है या इस किस्म का टाइम है, तो आप बताएं। तो वो जो प्लेटफार्म पर जो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जिस भी प्लेटफार्म के लोग जो हैं, वो हॉकर जो हैं, ये वेंडर जो हैं, वो फिर चंदा इकट्ठा करते हैं 10-10, 20-20, तो वो 2, 4, 500 जितना रुपया बनता है वो उसे देते हैं एएसएम को, तो तब वो उस प्लेटफार्म पर वो गाड़ी लाता है। ये तो बाकायदा फ़रोख्त होती हैं इसमें ट्रेनें। ये थे मुल्तान के सरकर्दा सहाफ़ी अब्दुल कादिर यूसुफ़ी और ये हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन के सरकर्दा कुली हाजी मोहम्मद अली। 75 साल उम्र है, 48 साल से आते जाते मुसाफिरों का माल असबाब ढो रहे हैं। अब तक भारी भरकम सूटकेस और ट्रंक सर पे उठाकर पुल के पार उतर जाते हैं। उस दिन मिले तो आंखों में बला की शफकत थी। मैंने हाजी अली मोहम्मद साहब से पूछा, आप रेलवे में कब से काम कर रहे हैं? रेलवे में मैं काम कर रहा हूँ जब से पाकिस्तान बना है।
उसी वक्त से यहाँ ही काम कर रहा हूँ, इसी स्टेशन पर। और यही जब से यही कुली का काम? जी हाँ। और इसके पहले हिंदुस्तान में मैं अंग्रेज़ों की मुलाजमत की 2 साल मिलिट्री में, एमटी में ड्राइवर था। जिस वक्त एटम बम फेंका गया, मैं उस वक्त कलकत्ते सोदपुर छावनी में कानबाई लेके खड़ा था। 8:00 पर जो गिराया गया, हमें आर्डर मिला के बैक हो जाओ। मैंने हाजी अली मोहम्मद साहब से कहा कि आप ड्राइवर थे, आप 6 जमातें पढ़ चुके थे, फिर आपने ये माल असबाब ढोने का काम क्यों किया? पाकिस्तान बन गया, खाने पीने को कुछ नहीं था, बेरोजगारी थी। एक मेरा बच्चा था, माँ बाप बूढ़े थे, बस उनकी खिदमत के लिए यहाँ ही रुखसार अच्छा मेरा, जो कमा के ले गया उन्हें खा लिया बस। इसी तरह मैंने बच्चे पढ़ाए, बच्चों की शादियाँ की, थोड़ी सी जायदाद मकान मेरे अपने हैं, और हज भी मैंने पढ़ा है इसी स्टेशन की कमाई पर। मैंने हाजी अली मोहम्मद साहब से कहा कि अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, काम छोड़कर और घर बैठ के आप आराम क्यों नहीं करते? उन्हें जी बच्चे तो कह रहे हैं भाई आराम करो, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों की क्यों कि तकलीफ दें, वो भी बाल बच्चेदार हैं, उनके भी बच्चे हैं। मैं आता हूँ, चले जाता हूँ, सुबह मस्जिद में आ जाता हूँ, मस्जिद खोलता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, अजान पढ़ता हूँ, सफाई करता हूँ। ये काम मेरा जरूरी है कि मस्जिद भी मैंने ये पैसा इकट्ठा करके वो भी बनाई, तमीर किया, जो प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद है, उसका मतवली भी मैं ही हूँ, सफाई वगैरह जो करता हूँ वही मैं। इसके बाद हाजी साहब से मुसाफिरों के रवैये की बात होने लगी। कहने लगे कि मुसाफिर जो ही ज़बान खोलता है, मुझे मालूम हो जाता है कि अच्छे घर से आया है या बुरे घर से। बाज़ मुसाफिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मगर हम कन्नी कतरा जाते हैं। कहने लगे कि 48 साल के दौरान मेरे खिलाफ एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। मैंने पूछा कि कभी ऐसे मुसाफिर भी मिलते हैं जो थोड़ा सा बोझ उठवा कर आपको बहुत से पैसे देते हों? ऐसे बहुत मिलते हैं, कोई मुझे याद नहीं, कई ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मैं चाचा सामान मुझे दे लो, आप पैसे ले लें। मैं कहा नहीं, ये असूल के खिलाफ है, मैं जब तक मजदूरी करूँगा खिदमत सिर पर उठा के करूँगा, ऐसे मैं फी ईमान अल्लाह नहीं लेता। ऐसे गरीब भी मिलते हैं जिनकी जेब में पैसे नहीं होते, वो भी फ्री, ये तो मेरा पेशा है। बहुत आदमी ऐसे मिले जो कहते हैं हमारे पास पैसा, चलो आइए आओ बात हो गई, रोज़ ही अल्लाह ताला के पास में है। ये थे मुल्तान स्टेशन के तकरीबन 50 साल पुराने कुली हाजी अली मोहम्मद। और ये जो स्टेशन के बाहर तांगे खड़े रहते हैं, जो वक्त बेवक्त मुसाफिरों को लाते ले जाते हैं, मैंने सोचा कि ज़रा इन तांगे वालों से भी तो बात की जाए। हमें कहीं जाना था, हमने अब्दुल गनी का तांगा किराए पे लिया। वो 45 साल से तांगा चला रहे हैं, मुल्तान के पुराने बाशिंदे हैं, हर बात हैरत अंगेज तौर पर समझते हैं और उतनी ही समझदारी से जवाब देते हैं। तांगा मुल्तान की सड़कों पर चल रहा था और मैं अब्दुल गनी के बराबर में बैठा उनसे बातें कर रहा था। नई नस्ल की शिकायत कर रहे थे कि इसमें अखलाक नहीं है, अपने बुजुर्गों से बदतमीज़ी करती है। मैंने कहा कि आप जो स्टेशन से सवारी उठाते हैं, किराए वगैरह पर आपसे झगड़ा करती है क्या? करती है जनाब, बाजी सवारी करती है। जो अच्छे लोग, खानदानी लोग हैं, वो बड़े अखलाक से बैठते हैं, मोहब्बत से बैठते हैं, सही हम पहुँचाते हैं, वो हमारी मजदूरी भी हमें सही देते हैं। आपने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा है? बिल्कुल देखा है जनाब। अंग्रेज़ जो थे, रेलवे के अफसर, जो कभी उनसे आपको साहब पड़ा कभी? बिल्कुल पड़ा जनाब। कैसे लोग थे वो? हम शुरू के इधर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के पहले के। इधर पहले बरतानिया के वक़्त में, उस टाइम मेरी उम्र थी 14 साल की। अच्छा। जब पाकिस्तान बना। अच्छा। बहुत अच्छे लोग थे, टांगे के ऊपर बैठ जाते थे, कैंट जाते थे। अच्छा। इधर छावनी में जाते, फौजी छावनी में जाते थे। बहुत अच्छे लोग थे, किराया शराया देते थे। ये बताएं चाचा, आप रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, वहाँ से सवारियों को लेना ले जाना, पुलिस वाले या हुक्काम आपको परेशान करते हैं कभी? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। तो पुलिस वाले सुना रिश्वत बहुत मांगते हैं, परेशान करते हैं? वो जनाब उन लोगों से मांगते हैं जो लोग बाहर से फेरा फेरी करके आते हैं। कोई मसूल का सामान हो, कोई ओवर सामान हो उनके पास, वो उन लोगों को तो
उस वजह से उनकी रोक रुकावट है। वो जो बिल्कुल सही आदमी होते हैं उनको वो कुछ नहीं कहते। Part 8. आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। आपने उन सरदार जी का लतीफ़ा ज़रूर सुना होगा जिन्होंने रेलगाड़ी में सोने से पहले गार्ड को हिदायत की थी कि उन्हें जगाकर जालंधर पे उतार दिया जाए। लेकिन जब सरदार जी की आंख खुली तो सुबह हो रही थी, जालंधर पीछे निकल चुका था और गाड़ी लाहौर पहुंच चुकी थी। सरदार जी बेहद नाराज हुए और गार्ड को बुलाकर उस पर बरस पड़े। कहने लगे कि तुमने मुझे जगाकर जालंधर में नहीं उतारा और लाहौर आ गया, तुम्हें मेरी हालत पे तरस आना चाहिए। गार्ड ने, जो खुद भी सरदार जी थे, कहा कि तरस तो मुझे उस मुसाफिर पे आ रहा है जो जागने से इनकार कर रहा था और मैं ज़बरदस्ती उसे जालंधर पे उतार आया हूँ। मैं समझा करता था कि ये महज लतीफ़ा है। रेलगाड़ी के इतने बहुत से लतीफ़े मशहूर हैं कि हिंदुस्तान में उनकी पूरी एक किताब छप गई है। लेकिन उस रोज़ जब मेरी गाड़ी मुल्तान से रवाना हुई तो न सिर्फ ये पता चला कि ये लतीफ़ा नहीं सच्चा वाक़या है, बल्कि इस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी मिल गए। मोहम्मद यामीन चौधरी साहब मुल्तान से मेरे साथ ही गाड़ी में सवार हुए। शहर की एक तकरीब में जो होनहार सा फोटोग्राफर तस्वीरें उतार रहा था वो उसके वालिद थे और उन दिनों हज पे जाने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी चली जा रही थी और मोहम्मद यामीन चौधरी साहब अपनी नौजवानी का वाक़या सुना रहे थे। उस वक्त मेरे कुछ 16-17 साल की उम्र थी और जैन कॉलेज में मैं उसमें अम्बाले में फर्स्ट ईयर में था। तो वो हम वहाँ से सफ़र पर चले, कोई 9 बजे हम अम्बाला कैंट से चले। तो उस सिख ने जो ऊपर सोया हुआ था उसने कहा, नाम का तो कोई पता नहीं, उसने कहा मुझे जलंधर उतारना, गार्ड को बुला कर कहा। जब हम रात को सो गए, सुबह जब उठे तो लाहौर पहुँचे तो उसने जाकर गार्ड को पकड़ लिया गर्दन से। उसने कहा कि भाई आपने मुझे जलंधर क्यों नहीं उतारा। गार्ड साहब चुप, हाथ बांध के खड़े हो गए, सरदार जी गलती हो गई। हमने पूछा सरदार साहब ने कि आप भी तो इसे कुछ कहें, आप इतने बड़े मोटे ताज़े हैं और आपकी ड्यूटी है ये। उसने कहा जी कि मुझसे गलती हो गई, दूसरे डब्बे में एक आदमी को बिल्कुल इन्हीं के हम ख्याल था, हम शक्ल था, तो मैं वो ज़बरदस्ती वहाँ उतार आया। उससे उसका वो पता नहीं मुझे क्या कहेगा। यानी ये मेरे अपने ये 46 का ये जिक्र है। और वो जो हमारे बचपन में हर कहानी से एक सबक मिला करता था, सरदार जी के इस लतीफ़े से जो सबक मिला चौधरी साहब ने दियानतदारी से बयान कर दिया। तो ये जिम्मेवारी उस वक्त इतनी रेलवे की इतनी अहमियत थी और खामोश से माफ़ी मांग रहा था वो भी। अगर आजकल हो तो आजकल तो लड़ाई झगड़े ही हो जाए। यानी हमारे रेलवे की कारकर्दगी का उस वक्त और इसमें देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गाड़ी आगे निकली जा रही थी, सरसब्ज खेत पीछे रहे जा रहे थे। राह में नहरों के पुल आते तो एक लम्हे को शोर सा मचता और चुप हो जाता। फिर छोटे छोटे स्टेशन आने लगे, उनके सिग्नल और कांटे के केबिन आने लगे, जिनकी खिड़कियों में हरी झंडी पकड़े एक शख्स इंतज़ार कर रहा था कि गाड़ी गुजर जाए तो वो झंडी लपेटकर दोबारा मचान पर रख दे। कांटे वाले के ये सारे केबिन खुद अपनी कदामत के बोझ तले दबे जा रहे थे। किसी को इनकी हालत ज़ार पर तरस नहीं आया कि नए केबिन बनवा देता। अभी चंद मील आगे हिंदुस्तान में आँख ये मंजर देखने वाली थी कि आज़ादी के बाद सिग्नल के जो नए केबिन बने होंगे अब वो भी गिराए जा रहे थे और बिल्कुल नए केबिन तामीर किए जा रहे थे। हाँ, मैंने इस रास्ते में लोहे की वो पुरानी पटड़ियाँ ज़रूर देखीं जो उखाड़ कर एक तरफ डाल दी गई थीं और उनकी जगह गालिबन नई पटड़ियाँ बिछाई गई होंगी। मगर वो जो पुरानी पटड़ियाँ उखड़ी हुई थीं वो इतनी बुरी तरह गली हुई नजर आ रही थीं जैसे उन्हें कीड़ा चाट गया हो। यकीन नहीं आया कि उखड़ने से पहले आती जाती रेलगाड़ियों में बैठे लाखों मुसाफिरों की जिंदगियों की जामिन वही उधड़ी हुई पटड़ियाँ थीं। काश रेल की पटड़ियों को भी तमगाए जुर्रत
और तमगाए शुजाअत देने का रिवाज होता। इतने में एक स्टेशन आ गया। शाम हो चली थी, दिन की तमाज़त जा चुकी थी और गाड़ी से पहले शहर के नौजवान बंद संवर कर स्टेशन पे आ चुके थे। लड़कों की एक टोली ने जनाने डिब्बे के बिल्कुल सामने परा जमाया और पतंग उड़ाने की कोशिश करने लगे। एक लड़का जिसने अपने बाल अच्छी तरह जमाए हुए थे डोरी पकड़कर खड़ा हुआ और दूसरा लड़का जिसने अपनी कमीज के कॉलर खड़े कर रखे थे कुछ फासले पर पतंग पकड़कर खड़ा हुआ और कन्नी देने लगा। बाकी लड़के इस इंतजार में खड़े थे कि पतंग बढ़े तो दाद दें। लेकिन उस शाम हवा बंद थी, पतंग को न बढ़ना था न बढ़ी। लड़कों ने झट अपनी डोर लपेटी और कुछ दूर दूसरे जनाने डिब्बे के सामने पतंग बढ़ाने लगे। इसी तरह के तमाशे देखती देखती हमारी गाड़ी खानेवाल पहुंच गई। कैसा जीता जागता स्टेशन था। 15-20 मिनट का पड़ाव था। मुसाफिर नीचे प्लेटफार्म पर उतर आए। मर्द अपने दामन में हाथ डालकर इधर उधर खुजाने लगे और ये समझने लगे कि कोई देख नहीं रहा होगा। चाय का वक्त था। प्लेटफार्म पर चाय चाय की सदा लगने लगी। मेरे हाथ में माइक्रोफोन था। एक छोटा सा लड़का खामोशी से आया और माइक्रोफोन में मुंह डाल के चिल्लाया, चाय वाला भाई, हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या बेचते हो तुम? हाँ? क्या बेचते हो तुम? चाय। कितने की प्याली होती है? 3 रुपए का। 3 रुपए तो बहुत ज्यादा है। चाय ठंडी होती होगी? नहीं, गर्म होती है अच्छी चाय। अच्छा, ला सकते हो? जी। दौड़ के लो। कितना? एक चाय। शुक्रिया। शुक्रिया। इतने छोटे से शहर के इतने छोटे से लड़के को खुश होकर शुक्रिया कहते सुना तो मैं दंग रह गया। इन मुआशरों में तो बड़े बड़े भी ख़ास ख्याल रखते हैं कि कहीं किसी को एहसास न हो जाए कि वो एहसानमंद हैं, ममनून हैं या शुक्रगुजार हैं। इतने में एक दरवेश सिफत बुजुर्ग नजर आए जिनके हाथों में जूते पॉलिश करने का माल असबाब था। उन्हें तो सूफियों के किसी दायरे में होना चाहिए था। मैंने पूछा, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, मैं मालशियां का भी मतलब काम कर लेना जी, बूट पॉलिश भी कर लेना जी, मेलियां च दाड़ियां दूड़ियां भी मुन लेना जी। रोजी देने वाला वो खालक मालक हुंदा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही दी। दरवेशां दे विच बैठ खलोण भी रखीदा, फकीरां दे मनन वाला भी आ। मैंने उनके हाथों में कुछ नोट थमा दिए। फकीरों का जिक्र आया तो कानों में एक फकीराना सदा भी आई। खानेवाल जंक्शन का प्लेटफार्म था। मुसाफिर डिब्बों से बाहर खड़े थे और आपस में घुल मिल गए थे। इतने में नौजवानों की एक टोली मेरे पास चली आई। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शादाबी देखकर मैंने पूछा, क्या आप लोग अक्सर रेलगाड़ी से सफर करते हैं? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं? क्यों भला? क्योंकि सर मौका ही पहली बार मिला है। तो वैसे क्या आप हवाई जहाज से सफर करते हैं? वैसे कोच के जरिए, कोई गाड़ी के जरिए। लाहौर फर्स्ट टाइम आए हम। लाहौर पहली बार? क्या करने हैं? टेस्ट वो वर्ल्ड कप देखने? इरादा तो ये थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंचा, अभी नहीं देखा। पाकिस्तान के हारने के बाद जो दिल पे हमारे गुजरी है ना, वो तो हम ही जानते हैं। वैसे तो श्रीलंका जीते तो बेहतर है। वैसे आप मुझे फिर से बताइए कि आप क्या वाकई पहली बार रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं? जी हाँ, फर्स्ट टाइम सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, एंजॉय भी आया सर। वैसे चलने फिरने का मौका भी मिला। हर स्टेशन पे उतर आया सर, कोई शरारत वगैरह कर ली। इसीलिए सर मजा आया। किस तरह की शरारत? बस सर वही दौड़ना वगैरह, कभी उस स्लीपर में, कभी उसमें, कभी उस जनरल रूम में, इसीलिए। तो आपका क्या ख्याल है कि जो आप जो कोचों बसों से सफ़र करते हैं उसके मुकाबले में रेलगाड़ी का सफ़र कैसा है? सर लाख दर्जा बेहतर है सर। अभी ये बातें हो रही थीं कि वो लड़का अपनी चाय की प्याली लेने आ गया। वही शुक्रिया कहने वाला लड़का। उसकी खुली खुली रंगत, सियाह बालों और उससे भी ज़्यादा सियाह आंखों वाले चेहरे पर बला की ज़िहानत देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने उससे पूछा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं पता। वैसे तो रास्ते का पता है। रास्ते का पता है। मेरे ये रेलगाड़ी में सफ़र बहुत किए थे। गाड़ी में कराची सारी जगह सफ़र किए थे।
तुमने किया सफर? जी पहले मोदावार फिर बड़ी जगह पर हूँ मैं। मेरी तरह? जी। कभी तुम पकड़े नहीं गए बगैर टिकट के सफर करते? नहीं, वैसे यहाँ सारा पुलिस वाले मैंने जानते हैं। वैसे तुमने देखा लोग क्या बगैर टिकट के सफर करते हैं? हाँ बहुत देखे हैं। वो पकड़े हुए, फिर ये भी देखे हुए, बंदे भी देखे जो गड्डी छुटी गए, कभी किसी का टांग हाथ टूटे हुए। चाय वाला लड़का गया तो वो पालिश और मालिश करने वाले खजर की सूरत वाले दरवेश सिफत बुजुर्ग कहीं से लौट कर आए और मेरे दिए हुए वो एक एक 2-2 रुपए के नोट मेरे हाथ पर रख दिए। शायद उन्हें खैरात लेना मंजूर न था। कहने लगे, लेकिन सिर्फ इज्जत वाला काम जेड़े दी मैनू जरूरत होंदी ओ मैं करना, ये नहीं कि मतलब कोई माड़ा काम कर लवां पुलिस वाले खिंच के लै जान, कोई गलत काम करना, सिर्फ इज्जत वाला काम करना कि जिदे विच मैनू अपनी इज्जत ठीक ठाक रहे। मैंने पूछा कि रेलवे का अमला और पुलिस वाले आपको परेशान तो नहीं करते? करते ने जी, लेकिन ये वे कि गार्ड साहब नू सलाम कर लईदा, फिर पुलिस वाले दी कोई पालिश करनी होए तो कर दई दी है, जे मालिश मुलिश भी करनी होए तो कर दई दी है। बातें करते करते वो मालिशिया बुल्ले शाह के मिसरे पढ़ने लगा। उसकी गुफ्तगू तवील होती गई, कुछ समझ में आई कुछ ना आई, मगर उसने अपनी सारी गुफ्तगू का जो नतीजा निकाला वो हर्फ ब हर्फ समझ में आ गया। सच्ची गल करिए तो जान देनी पै जाती है, खल मारी पै जाती है, कूड़ मारिए तो शाबाश मिलती जाती। खानवाल के स्टेशन पर 10-15 मिनट का यह क़याम ऐसा था कि जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो मैंने स्टेशन से ज़ेरे लब कहा, शुक्रिया। लाहौर आ गया। जी हाँ, लाहौर आ गया। जिंदा दिलों का शहर लाहौर, जिन्हें अपनी जिंदा दिली के मुजाहरे के लिए बस कोई बहाना चाहिए। 2 रोज़ बाद क्रिकेट के आलमी कप का फाइनल मुकाबला था। मालूम हुआ कि लाहौर वालों ने आलमी कप का मेला लगा रखा है। आलमी कप के इसी मेले में मेरी मुलाकात शहर के नामवर कॉमेडियन चमकीला से हुई, जो हर आवाज़ की नकल उतारने में महारत रखते हैं। मैंने कहा कि अब भाप के इंजन तो चलने बंद हो गए, ज़रा मेरे लिए पुरानी रेलगाड़ी की आवाज़ निकाल दीजिए। वो उन्होंने निकाल दी। लाहौर शहर पर क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ था। मैं स्टेशन से उतरकर एक होटल में गया जो रेलवे हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने है। सोचा कि रेलवे वालों से मिलना जुलना रहेगा, खूब इंटरव्यू होंगे, बातें होंगी, रेलवे की तारीख पढ़ी जाएगी, बड़ा लुत्फ आएगा। होटल में पहुंचा तो होटल वाले भी क्रिकेट की लपेट में आए हुए थे। कहने लगे, आज रात तो कमरे का किराया 1500 रुपये है, कल से 6000 रुपये हो जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, भला क्यों? कहने लगे, श्रीलंका से हवाई जहाज़ भरकर लोग क्रिकेट देखने लाहौर आ रहे हैं और रोज़ाना 6000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि चलिए, मुझे एक रात के लिए ठहरा लीजिए, कल दिन के उजाले में कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लूँगा। अगली सुबह शहर जागा तो क्रिकेट का वो जश्न जो रात भर के लिए सो गया था, वो भी बेदार हो गया।